अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने टॉक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेशन आता है काउंसलिंग का, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करनी है, इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसको गाइड करूंगा। काउंसलिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके टॉक्स के अंदर ही आता है, और डाउन सिंड्रोम की काउंसलिंग अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत कॉमन कंडीशन है। तो इसमें ये पहले भी टॉक्स में आया हुआ है और नेक्स्ट भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर आप पीडियाट्रिशियन है या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस चैनल को देखने का तरीकाकार यह है कि आप इसकी प्ले लिस्ट में अंदर जाएं और अपनी रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ प्ले लिस्ट को चेक करें। अगर आप टॉक्स या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना चाह रहे हैं तो आप टॉक्स की वीडियोस को देखें। आप शॉर्ट केसेस की वीडियो देख सकते हैं, लॉन्ग केसेस की वीडियो देख सकते हैं और डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। इस तरह अगर आप पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है शॉर्ट जो हमारे पीडियाट्रिक मेडिसिन के लेक्चर्स हैं या फिर जो शॉर्ट केसेस जो है स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे जो पेरेंट्स गाइड इंफॉर्मेशन लेक्चर्स हैं वो आप अपने रिलेटिव्स को और अपने अजीज़ व अकारिब को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉमन हमारी प्रिवेंशन और कॉमन डिजीजेस की जो अवेयरनेस है उसको हमने आसान अल्फाज में बताया गया है। तो हम टॉपिक सिर्फ आते हैं, दैट इज काउंसलिंग ऑफ पेशेंट आर पेरेंट्स विद डाउन सिंड्रोम। डेफिनेटली जब भी आप काउंसलिंग स्टेशन को अप्रोच करते हैं तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर आना चाहिए कि मैंने इस स्टेप्स को लेके आपने चलना है। काउंसलिंग पे एक डिटेल वीडियो मौजूद है कि स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसके ऊपर हमने काउंसलिंग या ब्रेकिंग बैड न्यूज करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, मैं बेसिकली स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह काउंसलिंग करनी है और फिर डाउन सिंड्रोम की प्रैक्टिकली काउंसलिंग कैसे की जाती है। स्टेप्स हमारे यही होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने अपनी ग्रीटिंग करनी है। ग्रीटिंग मतलब क्या है कि आप जैसे हमारा वी आर मुस्लिम्स तो हमारा अस्सलाम वालेकुम होता है, तो अस्सलाम वालेकुम आपका जवाब आएगा वालेकुम सलाम, तो आपकी ग्रीटिंग हो जाएगी। कैसे हैं आप, तो कह सकते हैं आप थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए इन्वायरमेंट को। सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग होगी, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा, पर्सनल इंट्रोडक्शन होगा कि मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और आपका जो है वो डेजिग्नेशन आप बताओगे अपना कि मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो आपका इसके अंदर मुकम्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है, आपका नाम भी आ जाता है और आपका डेजिग्नेशन भी आ जाता है। तो अगले पेशेंट के पास आ जाता है कि मैं किस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ और डॉक्टर का लेवल क्या है, क्या वो ट्रेनिंग डॉक्टर है, क्या वो हाउस ऑफिसर है, क्या वो स्पेशलिस्ट है। उसके बाद मैं पूछूंगा नेक्स्ट जो पेशेंट की हमने काउंसलिंग करनी है उसका नाम क्या है। उसका नाम वो इसका फादर भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, तो हम उसका नाम पूछ लेंगे और उसका पूछेंगे कि आपका बच्चे से रिलेशन क्या है, उसका फादर हो सकता है या उसकी मदर हो सकती है। अगर आपके पास उसका फादर अवेलेबल है तो आपने उसको जो है ऑफर करानी है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे की वालदा भी साथ बैठी हो, क्योंकि डेफिनेटली फिर बाद में दोनों ने मिलकर बच्चे की केयर करनी है, तो बच्चे की डिजीज के बारे में दोनों को पता होना चाहिए। सो अगर माँ है तो आपने फादर को इन्वॉल्व करने की का उसको ऑफर करानी है, अगर फादर है तो आपने मदर को इन्वॉल्व करने और बुलाने की ऑफर करनी है। मोस्टली एग्जाम के अंदर जो जो जिसको आपने काउंसलिंग करनी है वो एग्जामिनर होता है, तो डेफिनेटली वो आपने उसको ऑफर करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप पूछते हैं उससे कि आप क्या करते हैं या आपकी जो एजुकेशन कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक पेशेंट जो है आपका जिसको आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं और उसकी जो एजुकेशन जीरो है, निल है, वो उसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आपने अपनी काउंसलिंग लेवल को फिर उसके लेवल पे लेके आना है। और अगर नेक्स्ट बंदा आपके जो है काउंसलर है वो डॉक्टर है, मतलब उस डॉक्टर का बच्चा है, तो फिर आपने काउंसलिंग लेवल आपका डिफरेंट होता है। सो आपने देखना है कि आप जिसकी काउंसलिंग करने जा रहे हैं उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा है तो आप उसको स्केचेस के जरिए, डायग्राम के जरिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो पहला आपको क्वेश्चन ये होता है कि आपने उससे पूछना है कि भाई आपको क्या पता है आपके बच्चे की बीमारी के बारे में। सपोज अगर मेरा पेशेंट जिसकी मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूँ इसको डाउन सिंड्रोम है, तो उसने गूगल से पढ़ा हुआ है डाउन सिंड्रोम के बारे में और मुझे सारा कुछ बता देता है, तो फिर मैं उससे आगे चलूंगा। मैं वो चीजें उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं उसको कंफर्म करूंगा या नेगेट करूंगा उसकी चीजें, उसको करेक्शन करूंगा, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। तो आपने पहला क्वेश्चन ये करना है कि आपने उससे पूछना है कि आप क्या जानते हैं कि आपके बच्चे को क्या मसला है, या आप क्या जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या मसाइल होते हैं और इसकी क्या इलाज होता है। तो अगर उसको पता है तो वेल एंड गुड, अगर उसको गलत पता है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा, अगर उसको नहीं पता तो मैं उसको बताऊंगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इससे चीजें आपकी आसान भी हो सकती हैं और मुश्किल भी हो सकती हैं। अगर उसने गूगल से कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या किसी से कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ली हुई है तो आपने उसके जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना है। उसके बाद आपकी बारी आती है, आप स्टार्ट करते हो, उसको बताते हो कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या मसले होते हैं और क्या करना होता है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि डाउन सिंड्रोम पे अगर कोई मुझे कहे कि बात करो तो मैं उसको आधा घंटा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन काउंसलिंग में आपको ये नहीं करना कि उसको पूरी नर्सरी पढ़ानी है कि डाउन सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी जेनेटिक्स क्या होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। आपने पेशेंट को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उसको ओवर बर्डन नहीं कर देना कि उसको समझ ही ना आया कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। सो आपने पेशेंट को पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन देनी है
और जितनी इंफॉर्मेशन उसको पहली सेटिंग में चाहिए उतनी देनी है, उसको ओवरवेल्म नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं कर देना। पेशेंट को जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है उसको देने का तरीका ये होता है कि आपने पेशेंट को सैंडविच वे में इंफॉर्मेशन देनी है। सैंडविच वे ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आप पेशेंट को पॉजिटिव चीजें बताते हो किसी भी डिजीज या सिंड्रोम की, और फिर नेगेटिव बताते हो, फिर आप उसको कोई सोल्यूशन देते हो। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको नेगेटिव बताते जाना है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ये कभी बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं, इसको कैंसर भी हो सकता है, इसकी नजर भी खराब हो सकती है, स्कूल में पढ़ेगा भी नहीं। तो ये एक काउंसलिंग बम्बार्डमेंट ऑफ नेगेटिविटी नहीं करनी, आपने उसको सैंडविच करना है विद सम पॉजिटिव आइडियाज, विद सम नेगेटिव आइडियाज, ताकि आपकी काउंसलिंग एक मुकम्मल और जामिया काउंसलिंग हो। उसके बाद जब आपने काउंसलिंग अपनी कर ली तो उसके बाद आपने पेशेंट को मौका देना है कि भाई आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आप मजीद क्या पूछना चाहते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब वो पेशेंट अपने क्वेश्चन करेगा तो आपने उनको आंसर करना है। उसके बाद फिर आपने इस सारी चीज़ों को समराइज करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेना है। उसके बाद आपने फिर उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लान देना है कि इसके बाद हम ये मिलेंगे, अब हम नेक्स्ट मंथ मिलेंगे और हमारा ये मीटिंग का प्लान है, हमने ये चीज़ें करवानी है। इस तरह आपका काउंसलिंग का जो स्टेशन है वो एंड होता है। सपोज एक बच्चा है जो न्यू बॉर्न था, सस्पेक्टेड डाउन था, हमने उसकी कैरियोटाइपिंग भिजवाई, कैरियोटाइपिंग उसकी पॉजिटिव आई, 47 जो है क्रोमोसोम उसके आए और ट्राइसोमी 21 आई। तो अगर मेरे पास पेरेंट्स आए हैं और एग्जामिनर मेरा बन के, डॉक्टर जो मेरा एग्जामिनर है वो पेरेंट बन के, फादर बन के बैठा हुआ है, तो मैं ऐसी काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? लेट्स परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं ये कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जवाब आएगा। मैं कहूंगा मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है और मैं यहाँ पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। वो अपना नाम बताएगा, मैं पूछूंगा कि आपका बच्चे के साथ रिलेशन क्या है, वो बताएगा डेफिनेटली कि मैं बच्चे का फादर हूँ। मैं पूछूंगा कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे की बीमारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बच्चे की वालदा भी यहाँ हो ताकि आप दोनों के लिए आसानी हो। तो बता देगा कि उस वालदा को बुलाना है तो बुला लेगा, नहीं बुलाना होगा तो वो मुझे बता देगा। उसके बाद पूछूंगा कि आपकी तालीम क्या है, तो आप तालीम बता देगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी काउंसलिंग को टेलर कर लूंगा। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि आप डाउन सिंड्रोम या अपने बच्चे की बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, आप अपने बच्चे की बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, यही सवाल मेरा उससे होगा। वो बताएगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो मुझे बच्चे की बीमारी के बारे में नहीं पता, या फिर वो बता देगा कि मेरे बच्चों को ये चीजें हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं शुरू हो जाऊंगा। सो डाउन सिंड्रोम काउंसलिंग कैसे करनी है आपने बताना है कि सबसे पहले आपने उसको पॉजिटिविटी देनी है। पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? औलाद का होना। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। ये बहुत बड़ी नेमत है और जिसके पास ये नेमत नहीं होती उसको इसका एहसास होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की बड़ी बड़ी मुबारक हो। तो इस तरह एक आप पॉजिटिव कंसेप्ट आपने दे दिया। उसके बाद हमें बताना है कि आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर थोड़े मसाइल हमें लग रहे थे, उसके लिए हम कुछ रिपोर्टें हमने भेजी थी, रिपोर्टों के रिजल्ट हमें मसूल हो गए हैं और उन रिजल्ट के मुताबिक आपके बच्चे को एक कंडीशन है जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम है यानी मुख्तलिफ चीज़ों का मुरकब है जिसके अंदर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी पाई जाती हैं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर बच्चे के अंदर जेनेटिक मटेरियल या मरूसी मटेरियल जो होता है उसके अंदर बिगाड़ होता है। आपको पता है कि जो बच्चा जब बनता है तो डेफिनेटली उसमें अंदर पेरेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, मदर का और फादर का, दोनों तरफ से जेनेटिक मटेरियल आता है और एक बच्चा बनता है। जो जेनेटिक मटेरियल जो बच्चे की दोनों तरफ से आता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और 23 क्रोमोसोम माँ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, और बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम मिलके एक बच्चा बनते हैं। बास कंडीशन में खास तौर पर जब बच्चे की वालिदा की उम्र 30-35 साल से ऊपर होती है तो उससे अंदर इन क्रोमोसोम के मिलाप में पेचीदगियां आती हैं, तो बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको हम 47 क्रोमोसोम कहते हैं। तो उस सूरत में बच्चे के अंदर जो पेचीदगियां तब्दीलियां आती हैं उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एक चीज तो आपको पता चल गई कि बच्चे की शक्ल सूरत डिफरेंट है, ये बच्चे की वालिदा आप पर या बच्चे की नानी या दादा के ऊपर नहीं गया। इस कंडीशन में बच्चे आम फैमिली के बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अपने सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनसे मुताबिकत रखते हैं। इसके अलावा इन बच्चों के अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसा कि इन बच्चों के अंदर जो है जो इनकी डेवलपमेंट होती है, इनकी जो स्किल्स होती हैं, चलना, बातें करना, फिरना, और इसी तरह इनकी जो लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिलेड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 1 साल में चलना शुरू करता है तो ये बच्चे 2 साल में चलना शुरू करते हैं। अगर एक बच्चा 1 साल में बोलना शुरू करता है तो ये बच्चे 1.5 साल पे 2 साल पे बोलना शुरू करते हैं। तो ये उन चीज़ों में डिले होते हैं। अब इतनी नेगेटिविटी करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आनी है। पॉजिटिविटी क्या होगी है कि इन बच्चों के आपने जो एडाप्टिव स्किल्स है उनको शो करना है, वो आपने यहाँ पर डालनी है। अच्छा, आम इसमें अहम बात यह है कि ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आम बच्चों से ज्यादा अच्छी होती हैं, कि ये बच्चे बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। इवन इनकी उम्र जब 1 साल की होती है तो ये लोग बच्चे अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचानते हैं और उनको सोशल स्माइल देते हैं, उनके जो है उनकी सोशली बड़े एम्पैथिक होते हैं। एम्पैथिक मतलब ये है कि ये बच्चे किसी को खुशी में खुश होते हैं और किसी को गम में देखें तो गमगीन हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। इनकी कुछ जो स्किल्स हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं।
जैसा कि इनकी क्रिएटिविटी कुछ स्किल्स होती हैं, जिसमें जो थिंकिंग है, पावर कुछ होती हैं, वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पॉजिटिव कंसेप्ट लेके ले आए। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट बताना है, तो इन बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आम बच्चों से ज्यादा होती हैं, तो उसके लिए हमने फिर इनको स्क्रीन करना होता है। हम उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, ताकि अगर खुदा न खासा बच्चे के अंदर कोई मसला हो तो हम उसको टाइमली देखकर उसका इलाज कर सकें। इन ऐसे बच्चों में, चूंकि ये आम बच्चों से थोड़ा सा पीछे होते हैं, तो उनके इलाज के लिए हमें बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और साथ में कुछ और डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन शामिल है, इसी तरह स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट शामिल है, और जो दूसरी थेरेपीज एज पर द कंडीशन भी हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं। इसके बाद इतना बताने के बाद आपने उससे कहना है कि भाई ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था आपको जरूरी, तो अब आपके क्या सवाल आते हैं। फिर वो सवाल पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर होता है, डॉक्टर होता है, तो वो फिर आपसे सवाल पूछेगा कि भाई मेरे बच्चों को ये मसला क्यों हुआ है, इसकी वजूहत क्या होती हैं, कितने फीसद रिकरेंस होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या, तो मतलब उसके फिर आपने मेडिकल उसके आंसर बताते जाने हैं। तो वो एक क्वेश्चन का पार्ट बड़ा आसान होता है। उसके बाद आपने प्लान देना है। अब अगर न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसका प्लान आपका सीधा होगा। आप उसके बाद जब उसके क्वेश्चन का आंसर कर दोगे तो फिर आपने प्लान, इसमें हमारा प्लान दो होंगे। एक प्लान तो ये है कि आप उससे पूछोगे कि आपने कोई और बच्चा करना है या नहीं करना, कि वो किसी और बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो वो किसी और बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने देखना है कि जो आपका इंडेक्स केस है उसके अंदर उसकी कैरियोटाइपिंग क्या है, क्या उसकी कैरियोटाइपिंग जो है वो नॉन डिस्ट्रक्शन वाली यानी 47 क्रोमोसोम वाली है, तो उस वक्त में पेरेंट की क्रोमोसोम्स करवाने का इतना फायदा नहीं होता। उसमें जो रिस्क होता है वो 1-2% ज्यादा होता है आम पॉपुलेशन से। लेकिन अगर बच्चे की जो कैरियोटाइपिंग है उसके अंदर आपको ट्रांसलोकेशन मिली है, तो उस सूरत में आपने, अगर वो नया बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं या उनका प्लान है कि फ्यूचर में उन्होंने बच्चा और करना है, तो उस सूरत में हम पेरेंट्स की भी कैरियोटाइपिंग कराते हैं और हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई ट्रांसलोकेशन तो नहीं है। आपको पता है कि अगर पेरेंट्स की ट्रांसलोकेशन अगर 21 ट्रांसलोकेशन हो मदर या फादर में, तो 100% नेक्स्ट बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम होगा। अगर पेरेंट्स के अंदर जो ट्रांसलोकेशन है 14-21 है, तो ये 5-70% रिस्क होता है डाउन सिंड्रोम होने का। तो आप बता देते हो इस चीज को आपने क्लियर यहाँ पे करना है, और आप दूसरों को गाइड करोगे कि भाई अगर नेक्स्ट बच्चा आएगा तो हम उसमें अंदर हमल के दौरान हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं खून के अंदर, जिसको हम जो है केमिकल स्क्रीनिंग कहते हैं, बायोकेमिकल स्क्रीनिंग कहते हैं, और यहाँ हम उसके अल्ट्रासाउंड के जरिए भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इसको हम रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग कहते हैं। और हमारे कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं। तो आप ये मोटा मोटा उनको बता सकते हैं, क्योंकि उनका अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया, तो उस सूरत में आपने बहुत ओवरवेलम नहीं करना, आपने बता देना है कुछ हमारे टेस्ट ये होते हैं जिसके जरिए हमल के दरमियान हम पता चला सकते हैं कि बच्चों को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। दूसरा अहम कंसेप्ट जो इस एज के इंपॉर्टेंट न्यूनेटल एज पे प्लानिंग के ऊपर है, वो है बच्चे की स्क्रीनिंग। तो आप बताओगे कि हमने इसका थायराइड ग्लैंड का स्क्रीनिंग करनी है, हमने इसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग करनी है, हमने इसकी विजन स्क्रीनिंग करनी है, और हमने इसकी एको करवानी है। सो ये जो 4 चीजें हैं ये आपने उनको बतानी है प्लानिंग में, कि हम इसको जो है हेयरिंग के डॉक्टर के पास भेजेंगे, ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, हम इसकी हेयरिंग टेस्ट कराएंगे, हम इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, और हम इसकी आई साइट और आई के इशूज को देखेंगे कि आई में कोई स्क्विंट तो नहीं, कैटरैक्ट तो नहीं, या कोई और इशू तो नहीं है। इसी तरह हम बच्चे का थायराइड का टेस्ट भेजेंगे और हम देखेंगे कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं, और इसी तरह हम बच्चे की जो है वो सैचुरेशन चेक करेंगे और कार्डियोलॉजिकल एको करवाएंगे कि कार्डियक मसाइल तो नहीं है। तो ये हमारा प्लान होगा। उसके बाद हम बता देंगे कि हम जो है स्क्रीनिंग के बाद दोबारा मिलेंगे और फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे। तो इस तरह आपका जो है डाउन सिंड्रोम का स्टेशन जो है वो कंप्लीट होता है, और अगर आप इस वे में उसकी काउंसलिंग करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।